नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। हाँ जी, आज की रात भारी है क्योंकि कई नेताओं की नींद उड़ी पड़ी है। कल महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। ऐसे में प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जब ईवीएम का पर्दा उठेगा तो किसका भाग्य उदय होगा और किसका अस्त, इसका फैसला जनता जनार्दन ने कर दिया है। चुनाव परिणाम किसके पक्ष में होंगे, इसका खुलासा तो कल ही होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये विधानसभा चुनाव पार्टियों की आगे की रणनीति तय जरूर करेंगे। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हार के बाद हो सकता है कुछ नेता ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़े और कुछ नेता स्थानीय प्रशासन को भी कोसने से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि जनता किसके सिर ताज सजाएगी और किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ यहाँ चर्चा में मौजूद है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीप आपका। और साथ ही मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। अब क्योंकि लगातार जब से तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव को लेकर, चुनाव वोटिंग भी खत्म हो गई है, अब इंतजार रिजल्ट को लेकर, परिणामों को लेकर। तो मैं सबसे पहले आप सभी से एक एक रिएक्शन चाहूंगी। कल परिणाम आने, झारखंड, महाराष्ट्र, सभी उपचुनाव को लेकर क्या जहन में आ रहा है? पहली प्रतिक्रिया। देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी सतत विकास पर काम करती है। जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, उन पर काम करती है। समस्याओं का समाधान निकालने पे काम करती है। हम गरीब को गणेश मानकर सेवा करते हैं। हम गरीब, युवा, किसान, मातृशक्ति, इन सब के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारे जो परम श्रद्धेय रहे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी एक सूक्ति है। उन्होंने कहा था कि अंत्योदय उनका एक सिद्धांत था जिसमें कहा गया था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना है। हम भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए लगी रहती है। हम सत्ता के लिए शासन नहीं करते हैं। हम गरीब, महिला, युवा, किसान वर्ग के उत्थान के लिए शासन करते हैं। ठीक है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कल का दिन कांग्रेस के लिए कितना अहम रहेगा, या कह सकते हैं कि कितना खुशी लेकर आएगा जीत के साथ? देखिए, उम्मीद क्या है? कल के चुनाव के परिणाम लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़े आयामी साबित होंगे। और मेरा मानना यह है कि लोगों की अपनी प्राथमिकताएं क्या, कल ये चुनाव परिणाम इन दो राज्यों में तय करेंगे। और जिस तरह का माहौल भाजपा ने बनाया है, जिस तरह से सांप्रदायिक विभाजन की बात करते हुए बटेंगे कटेंगे जो नारा उन्होंने दिया है, उस पर लोगों को क्या प्रतिक्रिया आती है, ये कल देखने को मिलेगा। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, क्या कह रहा है आपका एनालिसिस? कि हालांकि परिणाम तो कल आएगा, लेकिन इतने दिन से जो प्रचार प्रसार था, जो अलग अलग नारे दिए गए, मुद्दों की बात हुई तो कहीं पर व्यक्ति की बात हो रही थी, ऐसे में हर राज्य के परिणाम अलग अलग स्तर पर निर्भर करते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड को लेकर क्या नजर आया आपको? देखिए श्वेता जी, समस्या यह है कि परिणामों को लेकर के आज के दिन कोई भी कुछ प्रेडिक्शन करता है, वो कोई कॉन्फिडेंस के साथ में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। जो सामान्यतः दिखाई दे रहा है, आप मोटा मोटी अगर देखेंगे तो ये जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, उनमें एक ट्रेंड बड़ा कॉमन है और उसका आप फलीभूत क्या हो सकता है वो अनुमान लगा सकते हैं। वो ये है कि शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज गिर गया है और रूरल एरिया में, दोनों ही स्टेट में हुआ है, रूरल एरिया में बढ़ा है पिछले चुनाव के मुकाबले। हाँ। तो ये ट्रेंड एक स्पष्ट बताता है किस डायरेक्शन में परिणाम जाने चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि ईवीएम से क्या निकलेगा ये कोई नहीं जानता। ये केवल ईवीएम को चलाने वाले और ईवीएम से रिजल्ट निकालने वाले जानते हैं। इसलिए आज के दिन प्रेडिक्शन करना गलत है, लेकिन आप ट्रेंड समझ सकती हैं कि रूरल एरिया क्या चाहेगा और शहरी इलाका जो है, अगर वो शांत है, अगर वो उसका वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, तो वो क्या समस्या में फंसा हुआ है, ये आप समझ सकते। देवेंद्र शास्त्री जी, आपकी इसी बात ने तो डाउट पैदा कर दिया है, क्योंकि पार्टी स्तर पर अगर कोई आरोप लगाता है समझ में आता है, लेकिन ईवीएम को लेकर आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि आपको भी संशय है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो मैनुअली जो ह्यूमन बीइंग की बनाई हुई मशीनें हैं, उनमें कुछ भी संभव है। और ये चीज आज
आज चाहे रूलिंग पार्टी न माने या कोई भी पार्टी न माने, लेकिन जब वो विपक्ष में थे तो वो तो किताबें लिख चुके हैं कि सब ये कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो इसलिए चूंकि हरियाणा के चुनाव हमने देखे, उसमें ये विवाद उठा है, और बाद उससे पहले भी तमाम चुनावों के अंदर ईवीएम का इशू उठा है। इसलिए आप जो है परिणामों को लेकर के कोई भी चौंकाने वाला परिणाम भी निकाला जा सकता है, ये मेरा कहना है। इस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। देखिए, मेरे को लगता है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम की जो प्रणाली है, उसकी जो सुरक्षा है और जिस तरह से मतदान किया जाता है, वीवीपैट्स निकाले जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया को जांचते हुए, परखते हुए, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेते हुए साफ कह दिया है कि ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। फिर ये डाउट क्यों, फिर ये बातें क्यों निकल के आती है? माहौल बनाया जाता है। देखिए, हाँ, माहौल बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ईवीएम पे हमेशा ईवीएम पे ये गलत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी जहां हारती है वहां ईवीएम पे किताबें लिखी गई है, वहां चुनाव आयोग को गलत ठहराती है, लोकतंत्र की दुहाई देती है, संविधान की बात करती है, संवैधानिक संस्थाओं को कोसने लगती है। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये कांग्रेस पार्टी और वाम दल और उनसे जुड़ी हुई पार्टी और विचारधारा वाले लोग करते हैं। हम काम पे विश्वास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम पे विश्वास करते हैं। जो हमने काम किए उसी रिपोर्ट कार्ड के लिए जैसे महाराष्ट्र में हम गए, महाराष्ट्र में हम हमारे कामों से गए, बीच में जनता के बीच में गए, रिपोर्ट कार्ड महाराष्ट्र में, झारखंड में जो सत्ता में पार्टी है उसकी जो विरोधी नीतियां रही उसको ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में नारेबाजी के साथ गए, काम के साथ नहीं जा पाए, इसीलिए तो नारे देने पड़ रहे हैं कि आप परसेप्शन क्रिएट करें, परसेप्शन के आधार पर चुनाव लड़ें। आप काम के आधार पर कहां कौन सी पार्टी लड़ रही है? न कांग्रेस लड़ पा रही है, न बीजेपी लड़ पा रही है, सब नारेबाजी के चक्कर में। देश के टुकड़े किस पार्टी ने किए? भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाकर देश को एक और अखंड रखने का काम किया है। हमने नॉर्थ ईस्ट जो उपेक्षित था कांग्रेस की सरकारों में, हमने उसको भारत में जोड़ने के बारे में बात चलिए ठीक है, आपने राज्यपाल हम किसी भी तरह से जोड़-तोड़ की राजनीति नहीं करते। केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए, अहम फैसले लिए कि जब 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड किए, तो अब उन राज्यों में क्या काम हुए, क्या विकास हुआ, कितनी प्राथमिकता में रहा, वहां की जनता तो उसी आधार पर वोट कास्ट करेगी। और इसलिए शायद आपका कॉन्फिडेंस है कि दोनों राज्य जीतेंगे, जो बीजेपी बार बार कह रही है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी। देखिए, देवेंद्र शास्त्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने जो इशारा किया है उसमें आप समझ सकती हैं कि झारखंड में जो चुनाव हुए हैं उसमें 30,000 टोटल बूथ में से 26,000 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में है, और वहां का प्रतिशत बढ़ा है, करीब 3% वोट बढ़ा है झारखंड में। और जब बम्बई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर 5 साल के टेन्योर में सरकार बीजेपी ने लीडरशिप चेंज की है। तो सवाल है, इस तरह का प्रयोग करते हुए लोगों की जिज्ञासा राजनीति में इसलिए खत्म हो गई है कि आपने जिस सरकार को बनाया उसी सरकार को अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं चलते आपने बदल दिया, आपने नेतृत्व बदल दिया, तो लोगों का इंटरेस्ट वहां डाइल्यूट हुआ है, इसलिए वह वोटिंग परसेंटेज डाउन गया है। सवाल यह है कि राजनीति में अगर आप लोगों की भागीदारी चाहते हैं तो आप राजनीतिक जो लीडरशिप है उसमें स्थिरता बनाए रखिए। पर आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लीडरशिप को चेंज कर रहे हैं, आप उनकी पार्टीज को चेंज कर रहे हैं, आप वहां के लोगों की जो मैंडेट दिया गया उसको आप बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि राजनीतिक प्राथमिकता बदलने का काम अगर भाजपा कर रही है तो लोगों का मन इस बात से खिन्न हो गया कि राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थ साध रही है, वह लोगों की प्राथमिकता बात नहीं कर रही है। इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि लोगों की प्राथमिकताओं, उनकी समस्याओं को लेकर नेतृत्व परिवर्तन किया जाए तो लोग उसे अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कारणों से बदलते रहें तो मेरा मानना है कि लोगों में अरुचि पैदा हो रही है, इसलिए वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है। आपकी बात पर आपने जो सवाल किया, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें लोगों को तो और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बीजेपी से अगर उनकी नाराजगी हो रही है कि भाई बार बार ये नेतृत्व बदल रहे हैं, तो दूसरी पार्टी भी तो है, वो उनके साथ जा सकती है। लेकिन वोट ना डालना, ये कहां का तुक होगा इस मामले में? जो आप सवाल वही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है कि लोगों का राजनीतिक इंटरेस्ट बनाए रखें। लेकिन आप अकारण ही आपने गुजरात में ऐसे बदल दिया, आपने महाराष्ट्र में बदल दिया। आप अपने कारणों से अगर बदलते हैं तो लोगों की प्राथमिकताओं में बदलाव होता है। जो कमिटमेंट आपने किया, जिस कमिटमेंट सरकार लोगों ने बना के दी, आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि राजनीति में लोग इसलिए नहीं वोट देने जा रहे हैं क्योंकि आप राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक प्राथमिकता करते अपने लोगों को चाहते हुए आप जो बदलाव कर रहे हैं वो लोगों के लिए उचित नहीं है। प्रदीप जी, ऐसा नहीं है। प्रदीप जी देखिए, केवल शहरी इलाकों में परसेंटेज गिरा है, इसका
इसका मतलब यह है कि शहरी इलाके में लोग खिन्न हैं, वहां की व्यावसायिक और आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, तो शहरी इलाकों में थोड़ा सा उत्साह कम है। और रूरल एरिया में देखिए पिछले दिनों किसान आंदोलन और तमाम तरह के इश्यूज थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए थे, और रूरल एरिया में मैं समझता हूं कि विपक्ष को समर्थन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मैं ये इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि लोग चेंज के लिए रूरल एरिया में वोट कर रहे हों। तो ये बदलाव के लिए मुझे लगता है कि रूरल एरिया एक बड़ा सेगमेंट है जहां पर बड़ा परसेंटेज वोटिंग होता है, तो वो अगर बढ़ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि रुचि घट रही है। लेकिन हाँ, शहरी इलाकों में जहां पढ़ा लिखा और समझदार तबके का वोटर ज्यादा होता है, उनमें निराशा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शैलेंद्र जी, अगर इस बात पर भरोसा करें तो ऐसे तो ये मैसेज ये जा रहा है कि बदलाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई, शहरी क्षेत्र में उतनी उदासीनता नजर आई, इसलिए वोट परसेंट कम हुआ। नहीं, देवेंद्र शास्त्री जी किस मायने में बात कह रहे हैं, किस आंकड़ों के तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं, मैं नहीं बता सकता, ये यही जाने। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ग्रामीण, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले तो ग्रामीण गरीबों को मिले, अगर जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाए तो गरीब के घर में पहुंचाए। हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का काम किया है। शौचालय अगर पहुंचे तो गांव में पहुंचे, जहां पर आप सोच नहीं सकते थे, जहां आपने 60 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया भारत पर, आप एक शौचालय नहीं दे पाए। हमने वहां मेगा हाईवेज दिए, ग्रामीण सड़क योजनाएं दी, किस तरह से ग्राम को कस्बों से जोड़ने का काम किया, मंडियों का डिजिटलाइजेशन किया। आप बताइए ना क्या काम हमने किया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर इनका आकलन है ग्रामीण में बड़ा है तो हो सकता है हमारी जो किसानों को महाराष्ट्र में 6,000 से 12,000 सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान भाइयों के लिए आर्थिक संबल देने का काम किया, उनको कर्ज से मुक्त करने का काम किया। हमारी जो लाडली बहना योजना है उससे उत्साहित होकर मातृशक्ति आई, क्योंकि हमने आधी आबादी को वो आत्मसम्मान और स्वाभिमान देने का काम किया है जो 60 साल कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई। ठीक है, आपने कहा कि विकास के मद्देनजर और मजबूत करने के मद्देनजर बहुत कुछ किया है और उसी आधार पर आपको लगता है कि जनता आपके साथ जाएगी। देवेंद्र शास्त्री जी, मैं एक दूसरा इशू यहां पर डिस्कशन में लेना चाह रहा था जी। कि देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जब इलेक्शन होता है तो सारा डाटा जो क्लिक के नीचे आ जाता है, एक क्लिक में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, किस पार्टी को क्या मिला और कितना टोटल हुआ। मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि वोटिंग 20 तारीख को खत्म हो गई, 23 तारीख तक क्या किस बात का इंतजार है? क्यों नहीं नेक्स्ट डे काउंटिंग हुई? ये 3 दिन 4 दिन का सस्पेंशन क्रिएट करना, ये ईवीएम वहां 2 व्हीलर से ले जाई जा रही हैं और ये किया जा रहा है और ये इसमें चार्ज्ड हैं, ये अनचार्ज हैं, ये सर विवाद खड़ा ही क्यों होता है? अगर आपको एक क्लिक में सारा का सारा परिणाम सामने आ जाता है तो जैसे ही वोटिंग हुई नेक्स्ट डे आप काउंटिंग में डाल दीजिए। क्या परेशानी क्या है? इतना पूरा लवाजमा है, इतना पैसा है, सब कुछ है, होने के बावजूद अननेसेसरीली इतना गैप क्यों दिया जाता है? नहीं, ये तो अतार्किक है। ये बात जो ये कह रहे हैं देवेंद्र शास्त्री बिल्कुल अतार्किक है। आप बताइए, भारत इतना बड़ा देश है, बड़े बड़े एरियाज हैं, अगर कोई राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, कितना बड़ा राज्य है, वहां से गांव ग्रामीण दूर दराज एरिया से आता है सामान, और एक जगह सिक्योरिटी लगाई जाती है, पूरी तरह से चाक चौबंद होता है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेबुनियादी है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, आज 145 करोड़ की आबादी में आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को? कांग्रेस पार्टी जैसे राज करती थी, जो गुलामी की मानसिकता से राज करती थी, उसमें ले जाना चाहते हैं। जहां सामंतशाही हावी था, जहां विरासत कांग्रेस नहीं थी, आज हमने आदिवासी समाज को अगर सम्मान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दलितों को वोट पड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच जहां तक वोटिंग मशीन को रूरल एरिया से लाने की बात है, सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर चुका है। बात सुनिए ना, आपकी बात बिल्कुल मानने नहीं हो सकती, लेकिन सुन सकते हैं। क्या कहना चाहिए बस सुन लें। सारी विपक्षी दलों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये बोले जा रहे हैं की भाषा का शैलेंद्र जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर वहां से वो भी ऐसे बोले। हम चर्चा कर रहे थे कि कर सकते, फिर उसका जवाब दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्शन है तो बिल्कुल जवाब दीजिएगा। टाइमिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात कही है, ईवीएम शाम को आ जाती है और
उसको काउंटिंग पॉइंट के आसपास या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जमा कराना होता है तो उसके बाद कहां ले जाना होता है उसको? कौन सी दुनिया में ले जाना होता है उसके बाद? भारत में कहां ले जाना होता है? बेतुकी अतार्किक बात कर रहे हैं। वरिष्ठ इनको रोक एक बार रिएक्शन ले दीजिए। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ऐसे में तो फिर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जवाब लें दी। लेकिन प्रदीप जी, श्वेता, जो बात अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, आज भाजपा के जनसाधारण मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भीलवाड़ा में एक बयान दिया और उन्होंने कहा, अधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन का 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है और उन्होंने लताड़ लगाई है। ये तो इनकी स्थिति है। 90 लाख लोगों को पेंशन के पैसे 2 महीने से रुके हुए हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप मूलभूत आवश्यकताओं की भी बात हो रही है, उसमें आपका मंत्री ये बयान दे रहा है आपकी सरकार 3 महीने से पेंशन नहीं दे पा रही है। विकास की बात, आपके सारे दावे जो आपने किए वो सामने है, इनका जवाब दीजिए। बिल्कुल देता हूं। आप बताइए जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था प्रदीप जी? सवाल इसका नहीं है। 2019 में आज हमने आपको 37,000 करोड़ रुपए दिए गहलोत सरकार को। क्या किया आपने? आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आपके मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं, अधिकारी आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा आपने सरकार कैसे काम करती है। पेंशन आप दे नहीं पा रहे। 90 लाख लोग सिर्फ घोटाले किए जिसकी जांच ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है। प्रदीप जी, ये जनता तय कर देगी, ये जनता तय कर देगी। देवेंद्र शास्त्री जी का वक्त भी खत्म हो रहा है क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है। 7 अहम सीटें भी बहुत कुछ मैसेज देगी, राजस्थान की 7 सीटें। श्वेता जी देखिए, जो बहस चल रही है उस पे स्पष्ट है कि अगर काम के बूते पर होते तो एक दूसरे पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने काम गिनाए जाते। लेकिन दोनों पार्टियों की समस्या यह है कि दोनों के साथ यही सिमिलर है कि जनता का काम कोई सी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद नहीं कर पाता है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है जनता को। पर्टिकुलरली राजस्थान का जहां तक सवाल है, पिछला कांग्रेस चुनाव हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो लेकिन उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी काम हुआ है, वो इतना बड़ा नहीं है जिसके आधार पे आप ये दावा कर सकें कि साहब ले लीजिए जनता जो है हमको वोट कर रही है। देवेंद्र शास्त्री जी, ठीक है, हम क्योंकि परिणामों की बात कर रहे हैं, कल परिणाम आने के बाद बहुत कुछ उसमें फिर एनालिसिस होगा बाद में कि कहां कौन जीता, क्यों जीता, क्या अहमियत वोटर्स के लिए रखी। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल्स भी आए। एग्जिट पोल पर कितना भरोसा आप करेंगे? क्योंकि एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं कि वाकई में, क्योंकि विश्वसनीयता पर सवाल तो एग्जिट पोल के भी उठा है। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर के बहुत ही कंट्रोवर्सी हमारे देश में रही है और ये बहुत उल्टे पड़े हैं। जिस तरीके से जिस तरह का सैंपल लेना चाहिए वो सैंपलिंग नहीं हो रही है और लगभग सभी एजेंसीज के जो एग्जिट पोल हैं या सर्वे हैं वो झूठे साबित हो चुके हैं। इसलिए आप उस ट्रेंड को उस तरह से मत लीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल और सर्वे जो हैं ये हमारे यहाँ चलने वाले सट्टा बाजार से भी गवर्न होते हैं। ये केवल और राजनीतिक पार्टियां उसको भी मैनिपुलेट करती हैं, इसलिए आप उसके ऊपर मत जाइए कि वो कोई सही ट्रेंड बताता है। ये चुनाव और इसके परिणाम, अगर कोई कुछ पहले से कह रहा है तो सब कुछ कह सकते हैं कि शून्य ही होगा, क्योंकि क्या होगा वो कोई नहीं जानता मुद्दे को लेकर। क्योंकि ये दोनों ही राज्य 5-5 साल अगर देखा जाए उसके बाद वहां की जनता ने क्या विचार बनाया किसके साथ जाने के लिए, ये कहना जल्दबाजी होगी। आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ। क्योंकि देखिए, हमारे यहां पर आज के दिन आप इंटरनेशनली देख लीजिए, नेशनली देख लीजिए, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरह का मैनिपुलेशन हमारे देश में है, वो बहुत ही लोअर लेवल का है। और इसलिए आप इन सब सर्वे और एग्जिट पोल के आधार पे अगर आप ओपिनियन बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। शालीन जी, एक लाइन में एक जवाब। महाराष्ट्र, झारखंड दोनों राज्य, क्या लगता है कि प्लस बीजेपी के लिए रहेगा? बिल्कुल 100% रहेगा, क्योंकि हम जनता के बीच में काम लेके जाते हैं, विकासवाद को लेके जाते हैं, राष्ट्रवाद को लेके जाते हैं, गरीब कल्याण योजनाओं को लेते जाते हैं। हम गरीब, युवा, किसान, पिछड़ा, दलित, सबके लिए हमने काम किया। आप देखिए, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दी किसने दी? आज मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। तो हम काम के आधार पर जाते हैं, हम किसी कोरी बातें और झूठ और सिर्फ भ्रामक बातों के बीच में नहीं जाते। काम के आधार पर आप जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदीप जी, श्वेता, मेरी पार्टी इन 2 स्टेट के चुनाव में लोगों द्वारा दिए जनमत के आधार पर अपनी बात करेगी और लोगों के उस दिए हुए मैंडेट को सम्मान करेगी।
ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि लोकसभा के बाद जिस तरह से मजबूती के साथ विपक्ष आया है, वही मजबूती इन दो राज्यों में दिखेगी, भले ही हरियाणा में हार का सामना करना। आप निश्चित रहे, भाजपा के इन कुकृत्यों की वजह से ये दोनों स्टेट से बाहर होने जा रहे हैं। और उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जो उपचुनाव में राजस्थान में हम हमारी जो लीड थी हमको उसको मेंटेन करेंगे, जीत को मेंटेन करेंगे जी। चलिए ठीक है, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सत्ता का संग्राम है, संग्राम जारी रहा, कि संग्राम का परिणाम क्या होने वाला है वो कल तय हो जाएगा। यानी आज की रात तो बहुत भारी है। इंतजार सभी को कि सुबह जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो तो किसके पक्ष में वोट जाते हैं। अहम है दोनों राज्य झारखंड, महाराष्ट्र, और सभी के दावे हैं कि हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। लेकिन जनता ने क्या तय किया, कल तस्वीर साफ होगी। लेकिन इससे इतर 2 लोकसभा की अहम सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी इस आग दाव पर है कि वो जीत रही हैं या नहीं जीत रही है, कितने मार्जिन से जीत रही हैं, तमाम अहम एनालिसिस हो रहे हैं। लेकिन कल का दिन इंतजार करना होगा। हालांकि फर्स्ट इंडिया सुबह 5 बजे से हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएगा और पूरे समीकरण बताएगा कि कहां पर कैसी स्थिति बन रही है। और 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, पहला रुझान, पहला परिणाम आप तक सबसे पहले। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।